2019 में जब जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, उस समय कई ऐसे स्टेट थे जहां बीजेपी अलायंस वाली एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। इसमें हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े स्टेट भी शामिल थे। हरियाणा की 10 सीटें, राजस्थान की 25 और गुजरात की 26 सीटों में से कांग्रेस को या अदर ओपोजिशन लीडर को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कर्नाटका की 28 सीटों में से 25 और एमपी की 29 सीटों में से 28 सीटें अपने नाम की थी। इस बार भी बीजेपी द्वारा कई स्टेट क्लीन स्वीप किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिस स्टेट की चर्चा की जा रही है वह उत्तर प्रदेश। सीट वाइज देखें तो अपना यूपी सबसे बड़ी यूनिट है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी कितना इम्पोर्टेंट है इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो गुजरात से, लेकिन वे यूपी आकर वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए नहीं कि माँ गंगा उन्हें पुकारती है, यह तो चुनावी सभा में बोलने वाली बात है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी जनरल इलेक्शन में क्या रोल प्ले करने वाला है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बीजेपी का अगर कोई गढ़ है तो वह एमपी या गुजरात नहीं है, बल्कि यूपी ही है। जिसे आजकल कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, उसका सेंटर यूपी ही है। अगर हिंदी बेल्ट में बीजेपी के सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर की बात करें तो वह अमित शाह या राजनाथ सिंह नहीं है, बल्कि यूपी के चीफ मिनिस्टर खुद योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस समय बीजेपी मोस्ट प्रिपेयर्ड पार्टी नजर आ रही है। उसके पास वेल प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट मशीनरी है, मीडिया है, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उससे सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला था। कई सर्वेज बताते हैं कि भले ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज की हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी अनमैचेबल है। उन्होंने जो राम, रोटी और राष्ट्र का नैरेटिव सेट किया है, यानी हिंदुत्व, बेनिफिशियल पॉलिसी और हाइपर नेशनलिज्म, इसकी चमक अभी भी बरकरार है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए ने यूपी की 80 सीटों में से 73 अपने नाम की थी, जिसमें से 2 सीट अपना दल की थी और 71 बीजेपी की। बाकी 5 सीटें सपा ने जीती थी और 2 सीटें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अमेठी और रायबरेली से जीती थी। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी के पास सिर्फ एक फेस था, नरेंद्र मोदी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने अपना सेपरेट वोट बैंक तैयार किया है। इसलिए आने वाले इलेक्शन को 2019 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, 2014 के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 2019 में बीएसपी एसपी आरएलडी अलायंस में थी। इसके बाद भी वे सिर्फ 15 सीटें जीत पाई थी और बीजेपी 64। हालांकि बीजेपी को 9 सीटों का लॉस हुआ था, लेकिन उसका वोट परसेंट 51 था। 2014 में जब उसने 73 सीटें जीती थी, उस समय उसका वोट शेयर सिर्फ 43% था। हालांकि इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां क्लीन स्वीप का दावा करती हैं, लेकिन अगर यही बात यूपी में बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में कही जाए तो इसके पीछे कुछ रीजन भी है। पहला रीजन तो वही कल्चरल इनॉग्रेशन है। हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई फैक्टर हावी होता है। अगर इलेक्शन कास्ट बेस्ड होते हैं तो फायदा सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियों को होता है, लेकिन अगर इलेक्शन रिलीजन बेस्ड होते हैं तो बेनिफिट बीजेपी, शिवसेना, एआईएमआईएम, अकाली दल जैसी पार्टियों को होता है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए। पोलराइजेशन किसी भी आधार पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि प्रेजेंट यूपी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा पोलराइज्ड है एज कम्पेयर टू कास्ट आइडेंटिटी। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है और कुछ मात्रा में एआईएमआईएम को भी। एआईएमआईएम बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है जैसे कि सपा कांग्रेस कहती है, लेकिन हाँ, इसके होने से बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा होता है और साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी भी गिरो करती है। एआईएमआईएम यूपी की इस बार 25 सीटों से इलेक्शन लड़ सकती है। उसने 7 मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडेंटिफाइड भी की है। ये 7 सीटें आजमगढ़, बदायूं, अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, संभल और फिरोजाबाद हैं। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव कैंडिडेट हो सकते हैं, जबकि बदायूं से शिवपाल यादव कैंडिडेट होंगे। इस बार यूपी की कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की ठीक ठाक भूमिका होने वाली है।
इसकी झलक लास्ट ईयर यूपी के मेयर इलेक्शन में भी देखने को मिली थी। मेरठ नगर निगम सीट पर जीत तो बीजेपी की हुई थी, लेकिन वहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एसपी या बीएसपी नहीं थी, बल्कि एआईएमआईएम की पार्टी थी। वहां बीजेपी का कंपटीशन एसपी बीएसपी से ना होकर ओवैसी के कैंडिडेट से था। ऐसे ही प्रयागराज सीट पर एआईएमआईएम कैंडिडेट को ठीक ठाक वोट मिले थे। इस बार ओवैसी फैक्टर भी बीजेपी के क्लीन स्वीप की राह आसान करेगा। बहुजन समाज पार्टी को यूपी में सत्ता गंवाए हुए 12 साल हो चुके हैं और इसका जनाधार भी धीरे धीरे बिखर रहा है। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में इसे 22% वोट शेयर मिले थे और 2019 में 19%, लेकिन 22 के असेंबली इलेक्शन में इसका वोट शेयर घट करके 12% रह गया। 2014 में बीएसपी ने अकेले इलेक्शन लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2019 में जब इसने सपा से अलायंस किया तब इसके खाते में 10 सीट आई थी। इसके बाद भी मायावती ने डिसाइड किया है कि वो अपकमिंग जनरल इलेक्शन में अकेले पार्टिसिपेट करेगी। मायावती के इस डिसीजन के बाद इनके खुद के एमपी ही इनका साथ छोड़ने लगे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन पॉलिटिशियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये बीजेपी से मूव कर जाए। अम्बेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी इन्हें वहां से कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर चुकी है। ऐसे ही बिजनौर से सांसद मलूक नागर आजकल मोदी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। ये भी जल्दी बीएसपी छोड़ने वाले हैं। बीएसपी के जो मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर थे वे या तो एसपी ज्वाइन कर चुके हैं या कांग्रेस। गुट्टू जमाली सपा में जा चुके हैं। ये वही हैं जिसकी वजह से सपा आजमगढ़ में बीजेपी के हाथों हारी थी। अमरोहा से एमपी दानिश अली को मायावती ने खुद ही सस्पेंड कर दिया। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जौनपुर से एमपी श्याम सिंह यादव भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में दिखे थे। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सपा पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। सहारनपुर से बीएसपी सांसद फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट जो भी पावरफुल होगा उसे सपोर्ट करेंगे। मायावती का अकेला इलेक्शन लड़ना बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही उसकी कोशिश रहेगी कि जो वोटर्स बीएसपी से छिटक रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर कर लिया जाए। यूपी में समाजवादी पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है, लेकिन नेशनल इलेक्शन में कांग्रेस की भूमिका भी बढ़ जाती है। 2022 के असेंबली इलेक्शन में हारने के बाद भी सपा ने कुछ सर्टेन रीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे गाजीपुर की सभी 7 सीटें, जौनपुर की 5 आउट ऑफ 9, बलिया की 5 आउट ऑफ 7, मऊ की 3 आउट ऑफ 4 और आजमगढ़ की 10 सीटें अपने नाम की थी। इसी तरीके से अम्बेडकर नगर की 5 सीटें, बाराबंका की आधी सीटें, बस्ती की 5 में से 4 और प्रयागराज की 5 में से 2 सीटें जीती थी। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, बदायूं, संभल जैसे एरिया में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार एसपी बीएसपी तो अलग अलग है, लेकिन सपा का अलायंस कांग्रेस से हो गया है। कांग्रेस को यूपी की 17 सीटें मिली है। यूपी की 2 लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी 2004 से ही जीतती हुई आ रही हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद सोनिया गांधी ने इस सीट को 3.5 लाख वोटों से जीती थी। ये वही सीट है जिस पर इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़ती थी। इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को यहीं से हराया था। लेकिन इस बार सोनिया गांधी हेल्थ कंसर्न के चलते लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। वे पहले ही राज्यसभा जा चुकी है। उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए एक इमोशनल लेटर लिखा है, जिसके लास्ट में वे कहती है, मुझे पता है आप मुझे और मेरी फैमिली को वैसे ही संभालते आएंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस सीट पर प्रियंका गांधी कैंडिडेट होंगी। सोनिया गांधी के न होने से बीजेपी के लिए थोड़ी राहत तो है, लेकिन प्रियंका गांधी अगर कैंडिडेट होंगी तो बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये किला भेदना आसान नहीं होगा। रायबरेली की तरह अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राजीव गांधी यहीं से इलेक्ट होकर लोकसभा जाते थे। 2004 से यह सीट राहुल गांधी के पास थी, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से हरा दिया था। उस समय कांग्रेस ने अमेठी के 40,000 वोटर्स पर एक सर्वे कराया था और उसे लगने लगा था कि राहुल गांधी ये सीट हार भी सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी दक्षिण के वायनाड सीट से भी इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर इस बार कांग्रेस ने यह सीट गंवाई तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। कांग्रेस को जो 17 सीटें अलॉट की गई हैं, उसमें से कुछ सीटों को जीतना रिलेटिवली इजी है, लेकिन अधिकतर सीटों को जीतना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, इन सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वाराणसी से खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैंडिडेट होंगे,
जबकि गाजियाबाद वह सीट है जिसे बीजेपी ने मोर देन 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीता था। सहारनपुर में कांग्रेस के पास इमरान मसूद के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी है और ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट भी है। 2019 में एसपी बीएसपी अलायंस के बाद भी इमरान मसूद को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अमरोहा सीट 2019 में बीएसपी के पास आई थी। यहाँ से दानिश अली 60,000 वोटों से जीते थे। ये वही हैं जिस पर रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर बेतुके कमेंट्स पास किए थे। अब चूंकि दानिश अली कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं तो माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हें ही अमरोहा से कैंडिडेट बनाएगी। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो वह रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर और अमरोहा ये 4 सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर कैलकुलेशन बिगड़ी तो मुश्किल बमुश्किल रायबरेली और अमेठी ही बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन की कड़वाहट पहले भी चख चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इसने कांग्रेस से अलायंस किया। पता है इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि वो अपना कोर मुस्लिम वोटर्स बिखरते हुए नहीं देखना चाहती और कुछ दलित वोट भी हासिल करना चाहती है। CSDS के डेटा के अकॉर्डिंग 22 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम और मेजोरिटी ऑफ यादव वोट हासिल करने में सक्सेसफुल रही थी, लेकिन उसे दलित और अदर ओबीसी वोट नहीं मिले क्योंकि उसे मुस्लिम यादव पार्टी के तौर पर देखा गया। समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ दें तो बीजेपी के अगेंस्ट सेकंड ऑप्शन कांग्रेस का था, लेकिन प्रियंका गांधी की पॉजिटिव इमेज के बाद भी इन कम्युनिटीज ने कांग्रेस को वोट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस उस समय सत्ता की दौड़ में नहीं थी। लेकिन अब नेशनल इलेक्शन में ऐसा नहीं है। 22 के सर्वे में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम क्लियरली कह रहे थे कि हम विधानसभा में तो सपा को वोट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आम चुनाव होंगे उस समय हम कांग्रेस के पीछे लामबंद हो जाएंगे। कुछ रिलीजियस लीडर भी कुछ इसी तरीके से बोल रहे थे। अब फाइनली बात करते हैं कि सपा कांग्रेस अलायंस क्या कुछ अचीव कर सकता है और क्या नहीं। 22 के विधानसभा इलेक्शन में सपा और कांग्रेस का टोटल वोट शेयर 38% था। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूपी में 30 आउट ऑफ 80 सीट मिल जानी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि इंडिया की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में नंबर ऑफ सीट वोट परसेंट पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि आपको ठीक ठाक वोट शेयर मिला हो, इसके बाद भी आप एक भी सीट ना जीत पाए। इसका क्लासिक एग्जांपल सन 2014 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला था, जहां मायावती को 20% वोट शेयर मिले थे। इसके बाद भी वे सिंगल सीट भी नहीं जीत पाई थी। इसलिए वोट शेयर के आधार पर प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। आइए विधानसभा की सीटों के अकॉर्डिंग देखते हैं। यूपी में 403 असेंबली सीट है, जिसमें से महागठबंधन और कांग्रेस के पास 127 सीट्स हैं और अपने यूपी में एक लोकसभा सीट जनरली 5 असेंबली सीट से मिलकर बनती है। इस लॉजिक से आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 55 सीटों पर रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। उस समय बीजेपी का केवल अपना दल और निषाद पार्टी के साथ अलायंस था। आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इस बार ये दोनों पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। आरएलडी के पास 9 असेंबली सीट है और ओम प्रकाश राजभर के पास 6 असेंबली सीट है। इस तरीके से 24 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की 58 सीटें आ सकती हैं। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के अलायंस के बाद भी बीजेपी ने 55 सीटें मोर देन 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी। इसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस जैसी सीट शामिल हैं, जबकि फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, गाजियाबाद सीट को बीजेपी ने 4 से 5 लाख वोटों के अंतरों से जीता था। इसी तरीके से 21 सीटें ऐसी भी थी जिसे बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। तो पोटेंशियली इन सीटों को ओवरटर्न करना एसपी या बीएसपी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ ये सवाल भी है कि क्या बाकी की 22 सीटें गठबंधन जीत सकता है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस दलित और ईबीसी वर्ग से मिलकर बना हुआ है। अब चूंकि इन्हें पॉलिटिकल ऑप्शन की तलाश है, तो क्या गठबंधन वो ऑप्शन बन सकता है? ये डिपेंड करेगा इनके थ्रू दिए जाने वाले मैसेज पर, इनके कैंडिडेट पर और जो कुछ भी नैरेटिव ये आने वाले समय में सेंड करेंगे उस पर। आपको क्या लगता है, एनडीए इस बार यूपी में क्लीन स्वीप कर पाएगी या गठबंधन मैक्सिमम कितनी सीटें जीत पाएगी? कमेंट करके बताइए।